रात काफी आगे बढ़ चुकी थी। सिटी की आवाजें धीरे धीरे फेड हो रही थी, लेकिन मेरे अंदर का नॉइज अजीब तरीके से और साफ सुनाई देने लगा था, जैसे बाहर की शांति ने अंदर के सवालों को परमिशन दे दी हो बोलने की। मैं बेड पर पड़ा फोन स्क्रीन को देख रहा था, स्क्रॉल करते हुए नहीं, बल्कि बस ऐसे ही अनलॉक करके फिर लॉक करते हुए, जैसे उंगलियों को कोई हैबिट पकड़ चुकी हो और दिमाग को समझ नहीं आ रहा हो कि अभी क्या चाहिए। उस वक्त मुझे यह भी साफ नहीं था कि मैं टायर्ड हूं, बोर्ड हूं या बस इमोशनली ड्रेन्ड हूं। बस इतना पता था कि कुछ हैवी सा फील हो रहा है बिना किसी क्लियर वजह के। मेरा नाम आरव है, उम्र 28 साल। बाहर से देखने पर सब ठीक ठाक लगता है। जॉब है, सैलरी टाइम पर आती है, पेरेंट्स रिलीव रहते हैं, फ्रेंड्स मेम्स भेजते रहते हैं, सोशल मीडिया पर लाइफ नॉर्मल दिखती है, लेकिन अंदर एक कांस्टेंट बेचैनी रहती है, जैसे माइंड कभी पूरी तरह सेटल ही नहीं होता। कभी फ्यूचर का डर, कभी पास्ट की गिल्ट और कभी बस बिना नाम की एंजाइटी। और ये सब इतना फेमिलियर हो चुका है कि अब नॉर्मल लगने लगा है। उस रात भी कुछ अलग नहीं था। बस डिफरेंस ये था कि स्क्रॉल करते करते अचानक फोन की बैटरी लो का नोटिफिकेशन आया और मैंने बिना सोचे फोन साइड में रख दिया, शायद मजबूरी में। और पहली बार नोटिस किया कि साइलेंस कितना अनकंफर्टेबल हो सकता है। उसी साइलेंस में दिमाग ने फिर से काम शुरू कर दिया। वही पुराने सवाल, वही कंपैरिजन, वही सेल्फ डाउट। और उसी मोमेंट मुझे लगा कि प्रॉब्लम फोन नहीं है, प्रॉब्लम वो आवाजें हैं जो फोन बंद होने के बाद शुरू होती है। अगले दिन ऑफिस में भी वही फीलिंग कैरी हो रही थी। कॉफी का टेस्ट नॉर्मल था, स्क्रीन पर ईमेल्स थी, लेकिन फोकस कहीं और था। लंच ब्रेक में मैं अकेले बैठा था जब एक सीनियर कोलीग, जिनसे ज्यादा इंटरैक्शन नहीं होता था, कैजुअली पास आकर बैठे। उनका नाम थिबॉट था। काम सा डिमीनर, ज्यादा बोलते नहीं थे, लेकिन जो भी बोलते थे उसमें अर्जेंसी नहीं होती थी। उन्होंने नोटिस किया कि मैं अनयूजुअली क्वाइट हूं और बिना एडवाइस दिए बस इतना पूछा, आज मन कैसा है? सवाल सिंपल था, लेकिन आंसर उतना सिंपल नहीं निकला। मैं इंस्टिंक्टिवली बोलने ही वाला था, ठीक हूं, लेकिन रुक गया और पहली बार रियलाइज किया कि मैं सच में नहीं जानता कि मैं कैसा फील कर रहा हूं। थिबॉट ने शायद हेजिटेशन नोटिस कर लिया था और मुस्कुरा कर बोले कि ज्यादातर लोग सोचते हैं कि वो फील कर रहे हैं, लेकिन असल में वो सोच रहे होते हैं कि उन्हें क्या फील करना चाहिए। उस दिन के बाद ऑडली इनफ ये सेंटेंस मेरे माइंड में रिपीट होता रहा। रात को घर आकर जब मैं अगेन फोन उठाने वाला था तो समहाउ लैपटॉप खोला और एक ओल्ड बुकमार्क्ड पीडीएफ दिखी, मास्टर योर इमोशंस, जो शायद कभी क्यूरियोसिटी में सेव की थी, लेकिन कभी पढ़ी नहीं। मैंने बिना एक्सपेक्टेशन स्क्रॉल करना शुरू किया और वर्ड्स किसी लेक्चर जैसे नहीं लगे, बल्कि किसी ऐसे इंसान की तरह लगे जो अपनी कंफ्यूजन एक्सेप्ट कर चुका हो। पढ़ते पढ़ते एक चीज धीरे धीरे क्लियर होने लगी कि इमोशंस कोई एनिमी नहीं है, लेकिन हम उन्हें समझने की बजाय उनसे फाइट करने लगते हैं। मुझे याद आया कि बचपन से हमें कभी सिखाया ही नहीं गया कि इमोशंस कैसे काम करते हैं। बस इतना बताया गया कि स्ट्रांग बनो, इग्नोर करो, मूव ऑन करो, जैसे फीलिंग्स कोई स्विच हो जिसे ऑफ किया जा सके। थिबॉट की वॉइस मेरे दिमाग में एको करने लगी, तुम्हारा दिमाग तुम्हें खुश रखने के लिए नहीं बना है, वो तुम्हें जिंदा रखने के लिए बना है। और पहली बार ये सेंटेंस डिप्रेसिंग नहीं लगा, बल्कि ऑडली रिलीविंग लगा। शायद इसलिए क्योंकि सडनली मेरी सैडनेस, एंजाइटी, ओवरथिंकिंग किसी पर्सनल फेलियर की तरह नहीं लग रही थी, बल्कि एक बायोलॉजिकल मैकेनिज्म की तरह लग रही थी जो आउटडेटेड कंडीशंस में ओवर रिएक्ट कर रहा है। मैंने नोटिस किया कि कैसे एक नेगेटिव थॉट पूरा दिन हाईजैक कर लेता है, कैसे एक क्रिटिसिज्म सो कॉम्प्लीमेंट से भारी लगती है, और कैसे माइंड हमेशा वर्स्ट के सिनारियों की तरफ भागता है, जैसे वो उसका डिफॉल्ट मोड हो। ये समझ आना कि नेगेटिविटी कोई कैरेक्टर फ्लॉ नहीं है, बल्कि सर्वाइवल वायरिंग का साइड इफेक्ट है, स्ट्रेंजली कंफर्टिंग था। कुछ दिनों बाद मैंने ऑब्जर्व करना शुरू किया कि इमोशंस आते जाते रहते हैं, लेकिन हम उन्हें पकड़कर बैठ जाते हैं, उन्हें आइडेंटिटी बना लेते हैं। मैं एंग्शियस हूं से मैं एंग्शियस पर्सन हूं
तक का जर्नी इतनी सटल होती है कि पता ही नहीं चलता। ईगो धीरे धीरे स्टोरी बनाता है और हम उस स्टोरी में एक्ट करने लगते हैं जैसे स्क्रिप्ट पहले से लिखी हो। एक शाम बालकनी में खड़े होकर सिटी लाइट्स को देखते हुए मुझे रियलाइज हुआ कि ईगो कितना क्वाइटली ऑपरेट करता है। करियर, स्टेटस, कंपैरिजन, वैलिडेशन, लाइक्स, रिप्लाईज, सीन मैसेजेस, सब ईगो के छोटे छोटे हुक्स हैं जिनसे इमोशंस टाइड होते जाते हैं। जब वैलिडेशन मिलता है तो डोपामाइन रश, जब नहीं मिलता तो एम्प्टीनेस, और हम इसे लाइफ समझ लेते हैं। थिबॉट से एक दिन मैंने कैजुअली पूछ लिया कि वो इतना कंपोस्ट कैसे रहते हैं, और उन्होंने बस इतना कहा कि वो इमोशंस को आने देते हैं लेकिन उन्हें रहने की परमिशन नहीं देते। उस सेंटेंस में कोई फिलॉसफी नहीं थी, बस एक्सेप्टेंस थी, और शायद वही मिसिंग था मेरी लाइफ में। धीरे धीरे मैंने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया, कंट्रोल करने की कोशिश नहीं, बस ऑब्जर्व करने की कोशिश। जब एंजाइटी आती तो उसे पुश करने की बजाय नोटिस करता कि बॉडी में कहां फील हो रही है, चेस्ट टाइट है या ब्रेथ शैलो है। जब सैडनेस आती तो खुद को जज करने की बजाय बस इतना मान लेता कि अभी ऐसा फेज है। सब कुछ इंस्टेंटली बेटर नहीं हुआ। माइंड अभी भी डिस्ट्रैक्ट होता था, फोन अभी भी अट्रैक्ट करता था, कंपैरिजन अभी भी ट्रिगर होता था। लेकिन फर्क इतना था कि अब मैं हर इमोशन को फाइनल ट्रूथ नहीं मानता था। जैसे वेदर बदलता है वैसे मूड भी बदलता है, और ये रियलाइजेशन धीरे धीरे वेट कम करने लगी। उस साइलेंस में जो पहले अनकंफर्टेबल लगती थी अब थोड़ा स्पेस बनने लगा था, और उसी स्पेस में क्लैरिटी की पॉसिबिलिटी दिखने लगी थी। बिना फोर्स किए, बिना चेस किए, बस अलाउ करते हुए। उस साइलेंस में खड़े खड़े मुझे पहली बार यह समझ आया कि शांति कोई अचीवमेंट नहीं होती, वो एब्सेंस ऑफ फाइट होती है। और शायद मैं सालों से अपने ही इमोशंस के साथ फाइट करता रहा था। अगले कुछ दिनों में लाइफ बाहर से सैम रही, वही कम्यूट, वही मीटिंग्स, वही नोटिफिकेशंस, लेकिन अंदर कुछ सटल शिफ्ट शुरू हो चुका था। जैसे माइंड अब हर थॉट को इमरजेंसी की तरह ट्रीट नहीं कर रहा था। ऑफिस में एक दिन अचानक डेडलाइन का प्रेशर बढ़ गया। मैनेजर का टोन यूजुअल से थोड़ा शार्प था, और नॉर्मली ऐसे मोमेंट्स में मेरा माइंड स्ट्रेट पैनिक मोड में चला जाता था। लेकिन उस दिन पैनिक के साथ साथ एक ऑब्जर्वर भी मौजूद था जो क्वाइटली नोटिस कर रहा था कि बॉडी टेंस हो रही है, ब्रेथ शैलो हो रही है, और थॉट्स वर्स्ट केस सिनेरियोस बिल्ड कर रहे हैं। फर्क बस इतना था कि इस बार मैं उन थॉट्स के साथ मर्ज नहीं हुआ। लंच ब्रेक में मैं बाहर वॉक पर निकला। फोन पॉकेट में था लेकिन हाथ में नहीं, और चलते चलते थिबॉट की एक बात याद आई कि इमोशंस खुद में प्रॉब्लम नहीं होते, प्रॉब्लम वो स्टोरी होती है जो हम इमोशंस के ऊपर बिल्ड कर लेते हैं। एंजाइटी का सेंसेशन रियल था, लेकिन मैं फेल हो जाऊंगा, सब गलत हो जाएगा वाली कहानी ऑप्शनल थी। उस दिन शाम को जिम जाने का मन बिल्कुल नहीं था। बॉडी भारी लग रही थी और माइंड एक्सक्यूजेस दे रहा था, लेकिन समवेयर मैंने डिसाइड किया कि मूड के साथ नेगोशिएट नहीं करूंगा। मैं गया, बिना मोटिवेशन के, बिना एनर्जी के, बस गया। वर्कआउट अमेजिंग नहीं था, कोई डोपामाइन हां नहीं आया, लेकिन जब बाहर निकला तो माइंड थोड़ा क्वाइटर था, और वही क्वाइट मेरे लिए इनफ था। धीरे धीरे मुझे नोटिस होने लगा कि बॉडी और माइंड का रिश्ता कितना डीप है। जिन दिनों स्लीप खराब होती थी, इमोशंस फ्रेजाइल रहते थे, छोटी बात भी ट्रिगर बन जाती थी। लेट नाइट स्क्रोलिंग, ब्लू लाइट, रैंडम वीडियोस, सब माइंड को ओवर स्टिम्युलेट करके अगले दिन इमोशनल कैपेसिटी कम कर देते थे। ये रियलाइजेशन गिल्ट नहीं लाया, बस अवेयरनेस लाया। एक रात थिबॉट से कैजुअल कॉन्वर्सेशन में उन्होंने कहा कि हम अक्सर इमोशंस को बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन एनवायरनमेंट को नहीं, जबकि एनवायरनमेंट साइलेंटली इमोशंस शेप करता है। उस रात घर आकर मैंने रूम साफ किया, डेस्क डिक्लटर किया, नोटिफिकेशंस म्यूट किए, और सरप्राइजिंगली नेक्स्ट मॉर्निंग माइंड थोड़ा लेस केओटिक लगा। जैसे बाहरी मेस कम हुआ तो अंदर का मेस भी थोड़ा सेटल हुआ। मैंने म्यूजिक के साथ भी एक्सपेरिमेंट किया। अर्लियर प्लेलिस्ट्स सिर्फ डिस्ट्रैक्शन के लिए थी, बैकग्राउंड नॉइज की तरह,
लेकिन अब मैंने इंटेंशनली कुछ ट्रैक्स सिर्फ काम के लिए रखे और कुछ सिर्फ फोकस के लिए। म्यूजिक मैजिक नहीं था, लेकिन मूड शिफ्ट करने में जेंटल मदद करता था, जैसे माइंड को डायरेक्शन दे रहा हो, फोर्स नहीं। सबसे इंटरेस्टिंग चेंज लैंग्वेज में आया। मैंने नोटिस किया कि मैं कितनी बार ट्राई करूंगा, देखते हैं, शायद जैसे वर्ड्स यूज करता हूं, और ये वर्ड्स इंटरनली अनसर्टेनिटी क्रिएट करते हैं। जब मैंने कॉन्शियसली मैं करूंगा कहना शुरू किया, आउटकम गारंटी नहीं हुआ, लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस थोड़ा कम हो गया, जैसे माइंड को क्लैरिटी पसंद आती हो। मेडिटेशन की कोशिश भी की, लेकिन ड्रामेटिक एक्सपीरियंसेस नहीं आए। ज्यादातर सेशंस में माइंड भटकता रहा, थॉट्स आते जाते रहे, और इनिशियली फ्रस्ट्रेशन होती थी कि ये तो काम नहीं कर रहा। लेकिन फिर समझ आया कि मेडिटेशन थॉट्स रोकने का टूल नहीं है, थॉट से आइडेंटिफाई न करने की प्रैक्टिस है। और यही प्रैक्टिस धीरे धीरे डेली लाइफ में स्पिल होने लगी। ब्रेकअप की यादें, पास्ट फेलियर्स, फ्यूचर वरीज, सब अभी भी आते थे, लेकिन अब वो फ्लड नहीं बनते थे, बस वेव्स की तरह आते जाते थे। कुछ वेव्स हैवी होती थी, लेकिन अब मुझे पता था कि ये परमानेंट नहीं है। इमोशंस वेदर की तरह है, क्लाइमेट नहीं। एक वीकेंड पर जब फ्रेंड्स के साथ बाहर था, कंपैरिजन ट्रिगर हुआ। किसी की प्रमोशन, किसी की शादी, किसी का न्यू कार, और ईगो ने क्वाइटली विस्पर किया कि तुम पीछे रह गए हो। अर्लियर ये थॉट पूरा मूड रूइन कर देता, लेकिन अब मैं ईगो को स्टोरी बनाते हुए देख पा रहा था। ईगो आइडेंटिटी चाहता है, लेबल चाहता है, रेस चाहता है, और ये देख पाना ही उसकी पकड़ थोड़ी ढीली कर देता है। थिबॉट ने एक बार कहा था कि ईगो को मारना नहीं होता, बस उसे एक्सपोज करना होता है, और एक्सपोजर के बाद वो इतना सीरियस नहीं लगता। ईगो अभी भी था, लेकिन अब वो बॉस नहीं था, बस बैकग्राउंड कैरेक्टर था। धीरे धीरे प्रोक्रेस्टिनेशन का पैटर्न भी क्लियर होने लगा। टास्क्स खुद हैवी नहीं होते थे, हैवी होती थी एंटिसिपेशन, वो मेंटल सफरिंग जो टास्क शुरू होने से पहले बिल्ड होती थी। जब मैं बस फर्स्ट स्मॉल एक्शन लेता, सफरिंग ऑलमोस्ट इंस्टेंटली ड्रॉप हो जाती, और ये रियलाइजेशन पावरफुल थी। इन सब चेंजेस में कोई ड्रामेटिक ट्रांसफॉर्मेशन नहीं था, कोई नई जिंदगी मोमेंट नहीं, बस डेली फ्रिक्शन थोड़ा कम हो रहा था। इनर नॉइज अभी भी था, लेकिन वॉल्यूम कम हो रही थी, और बीच बीच में साइलेंस के छोटे पॉकेट्स मिलने लगे थे। एक रात फिर वही बालकॉनी, वही सिटी लाइट्स, लेकिन इस बार फोन पॉकेट में था, और अटेंशन बाहर नहीं, अंदर था। थॉट्स आ रहे थे, इमोशंस भी, लेकिन उनके बीच एक गैप था, और उस गैप में प्रेजेंस थी। पहली बार मुझे लगा कि शायद पीस कुछ ऐड करने से नहीं, बल्कि कुछ छोड़ने से आती है। और उसी रियलाइजेशन के साथ, बिना किसी कंक्लूजन के, बिना किसी प्रॉमिस के, बस इतना क्लियर था कि जर्नी खत्म नहीं हुई है, लेकिन डायरेक्शन बदल चुकी है। नॉइज अभी है, लेकिन उसके पार कुछ क्वाइटली मौजूद है। समय के साथ मुझे ये एहसास होने लगा कि इमोशंस सिर्फ आते जाते नहीं हैं, वो सिग्नल भी होते हैं, लेकिन हम सिग्नल पढ़ने की बजाय उनसे डर जाते हैं। जब भी फियर आता था, अर्लियर मैं उसे वीकनेस मान लेता था, लेकिन अब मैं उसे क्यूरियोसिटी से देख पाता था, जैसे कोई मैसेज हो जो अभी डीकोड नहीं हुआ है। फियर अक्सर फ्यूचर की स्टोरी से जुड़ा होता था, इमेजिनरी सिनारियोज, इमेजिन फेलियर्स, इमेजिन जजमेंट्स, और जितना ज्यादा मैं फ्यूचर में जीता, उतना प्रेजेंट डाइल्यूट होता गया। एक दिन ऑफिस से लौटते वक्त लोकल ट्रेन में खड़ा था, भीड़ थी, स्वेट, नॉइज, इरिटेशन, और नॉर्मली ऐसे मोमेंट्स में मैं मेंटली एस्केप करने के लिए फोन निकाल लेता था, लेकिन उस दिन फोन जेब में ही रहा। मैंने बस सांसों को नोटिस किया, बिना टेक्निक के, बिना काउंटिंग के, और रियलाइज किया कि डिस्कंफर्ट रेजिस्ट करने से बढ़ता है और अलाउ करने से सॉफ्टन हो जाता है। क्राउड वही थी, नॉइज वही था, लेकिन रिएक्शन अलग था। धीरे धीरे मोटिवेशन के बारे में भी क्लैरिटी आने लगी। मैं सालों से मोटिवेशन का वेट कर रहा था, जैसे वो कोई एक्सटर्नल फोर्स हो जो आएगा और मुझे डिसिप्लिन बना देगा। लेकिन रियलिटी ये थी कि मोटिवेशन एक्शन के बाद आती है, पहले नहीं। जिन दिनों में लो था
और फिर भी रूटीन फॉलो करता था। उन दिनों सेल्फ रिस्पेक्ट क्वाइटली बिल्ड होती थी, बिना सेलिब्रेशन के। थिबॉट ने एक बार कहा था कि डिसिप्लिन कोई कठोर चीज नहीं होती, वो क्लैरिटी का नेचुरल बाय प्रोडक्ट होती है। जब माइंड को पता होता है कि अननेसेसरी सफरिंग किससे आती है, तो वो खुद कुछ चीजों से दूर रहने लगता है। लेट नाइट स्क्रोलिंग अब गिल्ट से नहीं, बोर्डम से बोरिंग लगने लगा था। और यही शिफ्ट सबसे पावरफुल था। इमोशनल फटीग का भी एक पैटर्न दिखने लगा। जब मैं हर थॉट को सीरियस लेता था, हर इमोशन को एनालाइज करता था, माइंड थक जाता था। अब मैंने लर्न किया कि हर थॉट का जवाब देना जरूरी नहीं। कुछ थॉट्स सिर्फ नॉइज होते हैं, रेडियो स्टैटिक की तरह। साइलेंस का मतलब थॉट्स का एब्सेंस नहीं, अटैचमेंट का एब्सेंस होता है। पास्ट की कुछ मेमोरीज अभी भी स्टिंग करती थी, कुछ कॉन्वर्सेशंस, कुछ रिग्रेट्स, लेकिन अब वो आइडेंटिटी डिफाइन नहीं करती थी। मैं रिग्रेट को इंफॉर्मेशन की तरह देख पाता था, पनिशमेंट की तरह नहीं। उस वक्त जो समझ थी, उसी लेवल पर डिसीजन लिया था। ये एक्सेप्टेंस धीरे धीरे सेल्फ क्रिटिसिज्म को सॉफ्टन कर रही थी। एक वीकेंड पर अकेले कॉफी शॉप में बैठा था, आसपास लोग बातें कर रहे थे, लैपटॉप्स खुले थे, हसल वाइब थी, और पहली बार मुझे कंपटीशन माइंडसेट से डिस्टेंस फील हुआ। पहले लगता था कि सब रेस में आगे निकल रहे हैं और मैं पीछे हूं, लेकिन अब रेस इटसेल्फ अनरियल लगने लगी थी। ईगो अभी भी कंपैरिजन करता था, लेकिन अवेयरनेस उसे पकड़ लेती थी और कंपैरिजन डिसोल्व होने लगता था। मैंने नोटिस किया कि हैप्पीनेस कोई कांस्टेंट स्टेट नहीं है और उसका चेज ही सफरिंग क्रिएट करता है। गुड मोमेंट्स आते थे, चले जाते थे, बैड मोमेंट्स भी आते थे, चले जाते थे, और बीच में जो रिमेन करता था वो था अवेयरनेस, क्वाइट और स्टेडी। शायद वही एंकर था। कुछ नाइट स्टिल हैवी होती थी, ओवरथिंकिंग वापस आता था, ब्रेकअप की मेमोरीज सरफेस होती थी, लोनलीनेस फील होती थी, लेकिन अब लोनलीनेस एम्प्टीनेस नहीं लगती थी, वो बस प्रेजेंस विदाउट डिस्ट्रैक्शन लगती थी। साइलेंस अब डर नहीं लगती थी, वो ऑनेस्ट लगती थी। धीरे धीरे मैंने ये भी समझा कि प्रॉब्लम्स उतनी बड़ी नहीं होती जितनी माइंड उन्हें बनाता है। माइंड फ्यूचर में प्रॉब्लम्स जमा करता रहता है, जैसे सब एक साथ सॉल्व करनी हो, जबकि लाइफ सिर्फ करंट मोमेंट में अनफोल्ड होती है। जब अटेंशन करंट टास्क पर रहता, सफरिंग ड्रामेटिकली कम हो जाती। एक शाम थिबॉट से लास्ट इंटरैक्शन हुई। उन्होंने बस इतना कहा कि अगर कभी लगे कि फिर से लॉस्ट हो रहे हो, तो बस ये याद रखना कि अवेयरनेस कभी लॉस्ट नहीं होती, बस अटेंशन ड्रिफ्ट करता है। ये सेंटेंस सिंपल था, लेकिन ग्राउंडिंग था। अब भी मैं परफेक्ट नहीं हूं, डिस्ट्रैक्शंस आते हैं, ईगो स्टोरीज बनाता है, इमोशंस फ्लक्चुएट करते हैं, लेकिन अब डिफरेंस ये है कि मैं खुद को उन फ्लक्चुएशन से अलग देख पाता हूं। आइडेंटिटी अब इमोशन से नहीं, ऑब्जर्वेशन से बन रही थी, और शायद यही वो जगह थी जहां नॉइज पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था, लेकिन उसके नीचे एक स्टेडी साइलेंस मौजूद था, जो कंडीशंस पर डिपेंड नहीं करता था। कोई अचीवमेंट नहीं, कोई फिनिश लाइन नहीं, बस एक क्वाइट अंडरस्टैंडिंग कि लाइफ मैनेज करने की चीज नहीं है, लाइव करने की चीज है। उस रात आफ्टर द नॉइज मेरे लिए सिर्फ चैनल का नाम नहीं रहा, वो एक इंटरनल स्पेस बन गया था, जहां थॉट्स आते जाते थे, इमोशंस उठते गिरते थे, लेकिन उनके बीच मैं मौजूद था, बिना एफर्ट के, बिना फाइट के, बस अवेयर, और शायद वही इनफ था। अब जब मैं पीछे देखता हूं तो लगता है कि असल चेंज किसी एक हैबिट से नहीं आया, बल्कि उस अर्जेंसी के कम होने से आया जो हर इमोशन को तुरंत ठीक करना चाहती थी। पहले हर डिस्कंफर्ट को हटाने की कोशिश रहती थी, हर साइलेंस को फिल करने की जरूरत, लेकिन अब साइलेंस खुद एक फ्रेंड की तरह लगने लगी थी, जो कुछ कहती नहीं थी, बस मौजूद रहती थी। लाइफ अब भी अनप्रेडिक्टेबल थी, कभी काम स्मूथ चलता था, कभी अटक जाता था, कभी मन हल्का होता था, कभी भारी, लेकिन अब मैं हर स्टेट को फाइनल वर्डिक्ट नहीं मानता था। इमोशनल अप्स एंड डाउन्स अब आइडेंटिटी नहीं बनाते थे, वो सिर्फ एक्सपीरियंसेस थे, टेम्पररी और पासिंग। इस एक्सेप्टेंस में कोई एक्साइटमेंट नहीं था,
लेकिन स्टेबिलिटी थी, और स्टेबिलिटी सरप्राइजिंगली कंफर्टिंग होती है। मॉर्निंग रूटीन्स धीरे धीरे सिंपल हो गए। कोई परफेक्ट शेड्यूल नहीं, बस इतना कि दिन की शुरुआत बिना रश के हो। फोन अब अलार्म बंद करने के बाद तुरंत हाथ में नहीं आता था। कुछ मिनट्स बस खिड़की से बाहर देखना, लाइट चेंज होते देखना और ब्रेथ फील करना इनफ लगता था। ये मोमेंट्स छोटे थे लेकिन जेन्युइन थे। रिलेशनशिप्स में भी सटल शिफ्ट आया। अप्रूवल की हंगर कम होने लगी थी। जब कोई रिप्लाई लेट करता, जब कोई अप्रिशिएट नहीं करता, तो अर्लियर माइंड स्टोरीज बनाता था। अब वो स्टोरीज जल्दी डिसोल्व हो जाती थी। कनेक्शन अब नीड से नहीं, चॉइस से बन रहा था, और चॉइस में फ्रीडम होती है। लोनलीनेस अभी भी कभी कभी आती थी, लेकिन अब वो एनिमी नहीं थी। मैंने नोटिस किया कि लोनलीनेस और अलोनेस में फर्क है। लोनलीनेस एक्सपेक्टेशन से पैदा होती है, अलोनेस प्रेजेंस से। जब एक्सपेक्टेशंस ड्रॉप होती है, अलोनेस पीसफुल हो जाती है। करियर गोल्स अभी भी थे, एम्बिशंस भी थी, लेकिन डेस्परेशन नहीं थी। सक्सेस अब वैलिडेशन का शॉर्टकट नहीं लगती थी, बल्कि एक्सप्रेशन का फॉर्म लगती थी। काम करने का रीजन बदल रहा था, प्रूव करने से एक्सप्रेस करने की तरफ, और ये शिफ्ट क्वाइटली स्ट्रेस को कम कर रहा था। कुछ दिन ऐसे भी आते थे जब पुरानी पैटर्न्स वापस दिखती थी, ओवरथिंकिंग, डिस्ट्रैक्शन, कंपैरिजन, लेकिन अब उनसे डर नहीं लगता था। रिग्रेशन फेलियर नहीं लगता था, बस रिमाइंडर लगता था कि अवेयरनेस प्रैक्टिस है, डेस्टिनेशन नहीं। थिबॉट की एक बात अब भी माइंड में रहती है कि इमोशंस मास्टर करने का मतलब इमोशंस कंट्रोल करना नहीं होता। इमोशंस के साथ फाइट बंद करना होता है। जब फाइट बंद होती है तो एनर्जी बचती है, और वही एनर्जी क्लैरिटी बन जाती है। अब जब रात को बालकनी में खड़ा होता हूं, सिटी लाइट्स वही है, ट्रैफिक वही है, नॉइज वही है, लेकिन अंदर कुछ सेटल है। थॉट्स आते हैं, प्लान्स बनते हैं, वरीज भी सरफेस होती है, लेकिन उनके बीच एक ग्राउंडेडनेस है, जैसे कुछ भीतर अनअफेक्टेड रहता है। शायद यही वो स्पेस है जहां लाइफ थोड़ा ऑनेस्ट हो जाती है, बिना फिल्टर्स के, बिना कांस्टेंट इंप्रूवमेंट एजेंडा के। जस्ट बीइंग, मोमेंट बाय मोमेंट, इम्परफेक्ट लेकिन प्रेजेंट। और अगर कभी फिर से नॉइज बढ़ भी जाए तो अब डर नहीं लगता, क्योंकि पता है कि नॉइज के बाद साइलेंस हमेशा मौजूद रहती है। उसे क्रिएट नहीं करना पड़ता, बस नोटिस करना पड़ता है। यही स्पेस, यही नोटिसिंग और यही क्वाइट प्रेजेंस इस जर्नी का सार है। कोई फाइनल आंसर नहीं, कोई ड्रामेटिक एंडिंग नहीं, बस एक सॉफ्ट अंडरस्टैंडिंग कि सब कुछ मैनेज करने की जरूरत नहीं होती। यही है आफ्टर द नॉइज, एक जगह जहां आप खुद से भागते नहीं और खुद को ठीक करने की कोशिश भी नहीं करते। बस थोड़ी देर रुकते हैं, सुनते हैं और शांति को आने देते हैं बिना बुलाए। और कहानी यही खत्म नहीं होती, बस धीरे धीरे चुप हो जाती है।